नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसीम की करें वैज्ञानिक तकनीक से खेती। मूली की खेती करके कमाई अच्छी आए। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं। दुधारू पशुओं से अधिक पशु उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब इनके आहार में हरे चारे का समावेश किया जाए और इसी के तहत हरे चारे वाली फसलों में बरसीम की बुआई का समय आने वाला है। तो आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बरसीम की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव से। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बरसीम के बारे में। आप सभी को मालूम है कि बरसीम जो है पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का एक हरा चारा है। वो विशेष तौर से हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू जानवरों के लिए काफ़ी तादाद पे, और ये मौसम भी है उनके बुआई का। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खली खाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। यूँ तो बरसीम की कई किस्में हैं और उनके पैदावार भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा पॉपुलर जो किस्में हैं उनमें एक है BL1, दूसरी है BL10, ये लंबे समय वाली किस्म है। तीसरी जो किस्म है वह है BL42, एक और है जो है BL43 के नाम से जानी जाती है। पैदावार 390 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास प्राप्त होती है। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें। हम इस फसल को उगाएंगे, वह जमीन जो है दरमियानी से भारी जमीन में उगाने वाली फसल है ये, परंतु हम चाहें तो हल्की दोमट जमीन वाली हैं उसमें भी हम इनको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार पानी देना पड़ता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का pH मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय DAP की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। खास ध्यान हमारे पशुपालक इस बात का रखें कि जो बीज प्राप्त करें वह बिल्कुल भरोसेमंद बीज विक्रेता से प्राप्त करें, या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो वीड कलेक्शन सेंटर हैं वहां से प्राप्त करें। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं।
कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज को समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। बिजाई से पहले राइजोबियम के एक पैकेट में 10% के आसपास गुड़ मिलाकर घोल तैयार कर लें और फिर इस घोल को बीज के ऊपर डाल देना चाहिए छिड़क के। और जब इसको जब अच्छी तरह से मिला लें तो इसको बीज को धूप में सुखा लें। उसके उपरांत ही हम बुआई के लिए लें। फसल की जो बुआई होती है वो बिजाई जो कहलाती है वह छिटाई की पद्धति से किया जाता है और इसमें गहराई जो बीज की गहराई होगी वह मौसम के हालातों पे निर्भर करती है। और इसकी बिजाई हम कोशिश करें कि शाम के वक्त अगर करें तो इसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों, ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। हमको बरसीम में सिंचाई भी देनी होती है। पहला पानी हल्की ज़मीनों में लगभग 3 से 5 दिनों में और भारी ज़मीनों में 6 से 8 दिनों के बाद लगाएं और सर्दियों में 10, 12 और 15 दिन के अंतराल में और गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल में हमको पानी देना पड़ेगा। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। और इस बरसीम के चारे को आप सीधे ना खिलाएं बल्कि मशीन से कुट्टी करके खिलाएं और इससे पशु इसको आसानी से खा लेता है, साथ ही चारे की भी बचत हो जाती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखें तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। भाजपा के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही था। सूरजपुर में बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा, मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, अधिकारियों के आश्वासन पर धरना किया समाप्त। चुनाव से पहले नगर पंचायत की घोषणा, मरवाही को मिला नगर पंचायत का दर्जा, कुम्हारी, लुहारी और मरवाही को मिलाकर बना नगर पंचायत। गोरेला पिंडरा मरवाही को जिला बनाने के दौरान हुई थी घोषणा। दिल्ली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में मूली की खेती प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। सामान्यतः किसान अन्य फसलों के साथ मूली के मेढ़ों पर या खेत में लगाकर आय अर्जित करते हैं। यदि किसान भाई आप भी अगेती मूली की खेती करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें अगेती मूली की खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी मूली की खेती, आप आगात में मूली की खेती करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की खेती करने के लिए किसान भाई आप भूमि का चयन कर लें। आप देखें कि जहां पर जल जमाव की एरिया ना हो, ऊंची ज़मीन हो जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, तो वैसे ज़मीन का आप चयन कर लें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है।
इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। भूमि का चयन कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रभेद का चयन करें। किसान भाई, आप पूसा रेशमी है, पूसा मृदुला है, अर्का निशांत है, काशी श्वेता है और काशी हंस है, जो आई बिहार की वैरायटी है। और काशी श्वेता 30 से 35 दिन की प्रभेद है और ये 450 कुंटल लगभग इसका उत्पादन क्षमता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और मूली की खेती करने के लिए किसान भाई रो से रो अगर ये 25 सेंटीमीटर का दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर है, उसी रो पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर बीज की बुआई कर देंगे तो आपका उत्पादन क्षमता इससे भी बढ़िया मिलेगा। पूरी उसमें सूरज की रोशनी प्रॉपर वे में मिलेगा, हवा का प्रवेश होगा और इसमें रोग व्याधि का भी प्रकोप कम होगा। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़े बना ली जाती है। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रख के अगर मूली की खेती किसान भाई करेंगे तो आपका इनकम जो है, मूली की खेती करेंगे इस समय मूली का रेट भी जो मार्केट में बढ़िया होता है तो आपको आमदनी अच्छी होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल में भूकंप का केंद्र होने की वजह से भारी नुकसान की आशंका। 40 मिनट के अंदर नेपाल में 4 बार आया भूकंप। दिल्ली में न्यूज क्लिक वेबसाइट के दफ्तरों पर रेड, चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में छापेमारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त किया लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल। न्यूज क्लिक के
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्के की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को और किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कंसाना से। हमारे खेत में जो है मक्का की फसल खड़ी हुई है और मक्का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है और मक्के की फसल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में झाबुआ और धार का जो छिंदवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में लोग बाग मक्का की खेती करते हैं और मक्का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के साथ साथ हमारे जो दूसरे डेयरी एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक प्रमुख दाने के कारण उपयोग की जाने वाली फसल है और मक्का से हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। आजकल बहुत सारे हाइब्रिड्स बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करके किसान भाई अच्छी सी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल प्रबंधन के लिए भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और जिन क्षेत्रों में भी पानी की समस्या है या मतलब बरसात न होने के कारण से लंबा गैप है तो हमें जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में अपने खेत में पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और अपनी फसल को नमी की कमी से बचाना आवश्यक है। सिंचाई के बाद मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं, इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। मक्का की फसल में हमें इस वक्त सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा करनी चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधियों का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम अपनी दो लाइन के बीच में व्हील हो या हल के माध्यम से या खुरपा चला के अपन खेत खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिलता है क्योंकि ज़मीन भी भुरभुरी हो जाती है और उससे हमें दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब हम बरसात के मौसम में देखते हैं तो पानी की कमी के कारण भी हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अगर जिन क्षेत्रों में भी अभी पानी काफ़ी टाइम से नहीं गिरा है और पानी की कमी देखने को मिल रही है, अगर वो उसमें निदाई का कार्य करेंगे तो जो पानी की कमी से होने वाला प्रभाव है वो भी कम होगा और हमारे खरपतवार जो हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। आप लोगों ने बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो रिकमेंडेड मात्रा है वो आधार खाद के रूप में आपके खेत में दी होगी। जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमने बुआई के समय दी, शेष आधी मात्रा अभी या उसको दो भागों में, एक अभी और एक 15 दिन बाद, तो लगभग 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का प्रयोग अगर अपन अभी करते हैं तो उससे हमारी फसल में अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है और इतनी मात्रा में यूरिया लगभग हम 15 दिन बाद जब भुट्टा फूल आना मंजरी आना चालू होगी उस वक़्त अगर अपन प्रयोग करते हैं तो उससे हमें जो दाना है वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और चमकदार मिलेगा। साथ ही साथ भुट्टों की संख्या भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी और हमें काफ़ी फायदा होगा। तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं।
इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि चूंकि मक्का बड़ी फसल है और जब आर्मी वर्म, फाल आर्मी वर्म का प्रकोप होता है या दूसरे इल्लियों का प्रकोप होता है भुट्टे पे, उस वक्त खेत में अंदर घुस के स्प्रे करने में किसानों को भारी समस्या होती है। तो इसके लिए किसान भाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आज हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसका प्रयोग करके हम हवा में जो कीड़े दवा है उसको आराम से पूरे खेत में स्प्रे कर पाते हैं और उसमें हमें कोई नुकसान भी नहीं होता और हम लोगों को खेत के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं होती। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम खरीका, जिला ग्वालियर के किसान प्रमोद कुमार ने। आप सहजन की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रमोद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियां हैं जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती पत्तियों और फलियों के लिए की जाती है, जिसमें फलियों का प्रयोग सब्जी और बीज उत्पादन के लिए किया जाता है और इसकी पत्तियों को सुखाकर औषधियों में प्रयोग में लिया जाता है। सहजन की खेती की सबसे बड़ी बात यह है कि सूखे की स्थिति में कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकता है और कम गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी ये पौधा लग जाता है। सहजन की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मुनगे की खेती करने के लिए अभी जो जून का समय चल रहा है यह एक उपयुक्त समय है। इसके लिए मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक 2 बीज एक पॉलीथिन में, छोटी छोटी पॉलीथिन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। सहजन की खेती में अगर आप नर्सरी में उगाए पौधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले पॉली बैग का इस्तेमाल करें। बैग के लिए मिट्टी का मिश्रण हल्का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 3 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू। प्रत्येक बैग में 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में 2 या 3 बीज को लगाएं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास जमीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। 50 सेंटीमीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे से मिट्टी को ढीले होने और जड़ को नमी ग्रहण करने में मदद मिलती है। सहजन या मोरिंगा के सघन उत्पादन के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 3 मीटर हो और लाइन के बीच की दूरी भी 3 मीटर रखें। इसके बाद कंपोस्ट या खाद की मात्रा 5 किलो प्रति गड्ढा ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे के अंदर और चारों तरफ डालें। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए हुए पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो,
उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। मोरिंगा और सहजन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए पूरे तरह से सूखे मौसम में शुरुआत के पहले 2 महीने नियमित पानी दें और उसके बाद तभी पानी डालें जब इससे जरूरत हो। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं, और इसके पत्तों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।